तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम 1000 ग्रामों में किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसी को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक KF। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 1000 ग्राम में जो वैद्युत अपघट्य है ना, 1000 ग्राम में जो वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोल रहे हैं, तो उसके यानी 1000 ग्राम में जो वैद्युत अपघट्य है उसके 1 ग्राम मोल को जो घोल रहे हैं, जिसके कारण हिमांक में जो कमी हो रही है उसी को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में विलय किया गया विलयन के हिमांक की गणना करो। विलयन के हिमांक की गणना कर पा रहा है, तो मतलब हमें सिंपल सी बात है कि डेल्टा TF चाहिए। विलय का भार कितना दे रखा है 31, अणु भार दे रखा है 62, विलायक का भार कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो पहले हम डेल्टा TF निकाल लेते हैं क्योंकि KF हमारे पास है। तो डेल्टा TF बराबर KF कितना है हमारे पास 1.86, भार कितना है विलय का भार है 31, अणु भार कितना आया उसका निकल के 62 आया। C2H6O2 का विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 500। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1000, जिससे क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा TF। और जब डेल्टा TF निकल के आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे TF नॉट, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस क्या कर देंगे TF, और यहाँ लगा देंगे डेल्टा TF, जिससे हमारा क्या आ जाएगा विलयन का हिमांक निकल के आ जाएगा। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है जो अभिकारक की घातें होती हैं, अभिकारक की घातों के योग को ही क्या कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता की घातों के योग को क्या कहते हैं, सांद्रता की घातों के योग को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, ऐसे लिख सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी। ठीक है, तो ये अंतर हो गए, क्या क्या हो गए कि अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं, और अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो आणविकता है वो कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की 99.9% पूर्ण करने में लगा समय उसकी TF का 10 गुना होता है। तो पहले 99.9% के लिए निकाल लेते हैं। सबसे सिंपल मेथड बताती हूँ। जैसे ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो पहले इस चीज़ को कंसिडर करें, T बराबर 0, T बराबर T है ना। तो जो समय लग रहा है वो TF का कितना होगा 10 गुना, प्रूफ करना है। तो इस प्रारंभ में A0 0, आफ्टर ये हो गया x, ये रह गया A0 माइनस x। तो वो कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में, यानी जो उत्पाद बन रहा है 99.9% बन रहा है, तो प्रारंभिक कितनी होगी 100। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो A0 माइनस x वैल्यू पुट करो, तो K बराबर 2.303, T हमारे पास है ही नहीं, log 10, A0 कितना 100, ये कितना बचा 100 माइनस 99.9 है ना। और ये क्वेश्चन आता है कि लगातार कई साल आया है क्वेश्चन। तो K बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन T log 10, ये बचा 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 1000। तो K बराबर कितना आ गया 2.303। ठीक है, अपॉन T log 10 कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1000 को 10 की क्यूब। तो K बराबर 2.303 अपॉन T log m की पावर n से सॉल्व कर देंगे इंटू 3 log 10। तो K बराबर कितना आ गया 2.303 इंटू 3T log 10 का मान कितना होता है 1।
तो ये हो गया 3 3 9 0, 3 3 9 और 3 इतना अपॉन टी, समीकरण 1। तो प्रूफ करना है कि जो अर्धायु होता है उसका कितना होता है, 10 गुना होता है। तो अर्धायु का फॉर्मूला क्या होता है, 0.69 32 बट्टे टी हाफ। समीकरण 2 कंपेयर कर देंगे फर्स्ट व सेकंड से, तो कितना आया 6.909 बट्टे टी इक्वल 0.6932 बट्टे टी हाफ। इससे कितने टाइम्स जाएगा, 10 बार जाएगा। क्रॉसिंग कर देंगे, तो जब क्रॉस कर देंगे तो उस समय वो अर्धायु का कितना आ जाएगा, टी बराबर 10T/2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है, यानी विलय का भार निकालना है। कैपिटल एम है तो मोलरता दे रखी है, विलय का भार, अणुभार, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। और ml में तो ऊपर कितने कर देंगे 1000, कितना दे रखा है 0.2। विलय का भार ज्ञात करना है और Na2CO3 का कितना आएगा 106, आयतन कितना 500 और गुणा के हो गया 1000, कितने बार गया 2 बार, 2 से 53, क्रॉसिंग 0.2 गुणा के 53 गुणा का WS, तो कितना आ गया ये, कर लोगे इसे सॉल्व, इतने ग्राम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के में 1.24 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। यानी 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 वैद्युत धारा प्रवाहित करने में समय पूछ रहा है। ठीक है। तो अब देखो AgNO3 से Ag प्लस, मतलब Ag प्लस से AgNO3 से हमें क्या प्राप्त करनी है, Ag। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने पर हमें 160 ग्राम मिल रहा है, यानी 96,500 कूलम देने पर हमें कितना मिल रहा है 160 ग्राम, यानी 196,500 कूलम देने पर हमें कितने ग्राम सिल्वर मिल रहा है 108 ग्राम। तो 1 ग्राम सिल्वर कम मिलेगा, यानी 96,500 बट्टे 108 कूलम देने पर हमें 1 ग्राम मिलेगा। 10 ग्राम कितना कम मिलेगा, गुणा कर देंगे। अब वो इतना हमें आवेश मिल गया, कितने आवेश प्रवाहित करने पर हमें 10 ग्राम सिल्वर मिलेगा। तो समय कितना लगेगा, Q बराबर कितना होता है IT, तो T बराबर कितना होगा Q/I। तो Q कितना है हमारे पास 96,500 गुणा का 10 बट्टे 108 और I कितना है 1.24। दोबारा समझ लो, ये कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से हमें 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है और उसमें जो करंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं कि अब अगर हम 1.24 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो हमें 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अब सिल्वर नाइट्रेट से मतलब Ag प्लस से हमें Ag प्राप्त करना है। ठीक है। तो Ag प्लस क्या करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 108 ग्राम मिलेगा, यानी 96,500 कूलम से हमें कितना मिल रहा है 108 ग्राम, यानी 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितने पदार्थ मिला 108 ग्राम। तो 1 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए हमें कितना आवेश देना पड़ेगा 96,500 बट्टे 108। तो 10 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे। अब हमें आवेश की मात्रा मिलेगी, जब आवेश की मात्रा मिलेगी तो हम समय भी निकाल देंगे। T बराबर कितना हो गया Q/I, सॉल्व कर लेंगे बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घुलने पर विलायक का कितना इतना बढ़ जाता है। अभी बताएं ऐसे क्वेश्चन, विलायक का भार कितना है 1.17 ग्राम, जल विलायक का कितना है 25, किसी गणना करवा रहा KV, और वो कह रहा है कि बढ़ जाता है, मतलब विलय मिलाने पर इतने की वृद्धि हो गई। तो साफ साफ पता चल रहा है डेल्टा T भी 0.017 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला है, तो डेल्टा T बराबर KV, विलय का भार, अणुभार, विलायक का भार गुणा के 1000। और विलय का अणुभार कितना हो जाएगा शक्कर का 342, C12H2211, उससे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विलयन की मोलरता की गणना करो। अब वो कह रहा है कि 300 ml जो H2SO4 का विलयन था उसकी मोलरता थी 0.5। अब उसी विलयन को 500 ml तक तनु कर दिया, तो बताओ मोलरता कितनी हो जाएगी। कि 30 ml H2SO4 विलयन की मोलरता कितनी है 0.5 मोलर है। तो 500 अब 30 ml से कितना कर दें, उसमें हम उसका अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ विलयन का अमाउंट चेंज कर रहे हैं कि 30 ml से कितना कर दिया 500 ml तक, यानी इतना पानी बढ़ा दिया उसमें।
तो बताओ मोलरता कितनी हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि विलेय का भार और अणुभार तो कांस्टेंट है। तो पहले मान लेते हैं m1 विलेय का भार, अणुभार और आयतन कितना था b1 यानी 30 था। फिर कह रहा है कि मोलरता कितनी हो जाएगी जब आयतन कितना कर देंगे 500 ml यानी b2 बढ़ाकर b2 कर दिया। सॉल्व कर लें m1 बट्टे m2 इक्वल WS MS V1 WS MS V2। तो m1 बट्टे m2 बराबर कितना हो गया b2 बट्टे V1 क्रॉसिंग। तो ये आ गया m1 V1 बराबर m2 V2। m1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30, m2 V2 500। तो m2 कितना हो गया 0.5 गुणा के 30 बट्टे 500। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में H3 पर विलेयता इतने मोलर है, इतने मोलर का मतलब क्या है 0.195 मोलर का मतलब है कि 0.195 मोल पर लीटर। और HTP पर दाब कितना होता है, HTP पर जो दाब होता है 0.987 बार होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करो, KH पूछ रहा है, ठीक है, निकाल दो। क्या होता है हेनरी नियम का फॉर्मूला P इक्वल KH इंटू काई। तो P इक्वल इसे कैसे लिखते हैं स्मॉल n बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। P कितना है 0.987 KH। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है विलेय के मोल 0.195 बट्टे 0.195। अब ब्लैक के निकाल लो, 1 लीटर है जल तो 1000 बट्टे 18 55.5। सॉल्व कर लेंगे, KH का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, वो तो होते हैं आदर्श। और जो पालन नहीं करते हैं वो होते हैं अनादर्श। यानी जिसमें PA इक्वल आएगा PA नॉट XA के, और जिसमें PA नॉट इक्वल आएगा PA नॉट XA के, वो है अनादर्श, ठीक है। दूसरा, इसमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो 0 होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता है। 2 कंडीशन बन जाती है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की, यानी ज़्यादा या कम की। इसमें आयतन में परिवर्तन 0, इसमें आयतन में परिवर्तन कितना होता है नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें A सिंगल बॉन्ड A और B सिंगल बॉन्ड B इक्वल A सिंगल बॉन्ड B, यानी A सिंगल बॉन्ड A और B सिंगल बॉन्ड B के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो इनके आकर्षण बल के समान होता है और इनमें समान नहीं होता है। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मूलंश के समानुपाती होता है, यानी PA बराबर कितना होता है PA नॉट XA, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। ओके बाय।